नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे विच इज चैप्टर नंबर 44। तो यहाँ पे हम विरेचन द्रव्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट हमने वमन द्रव्य कंप्लीट किए थे, अभी विरेचन द्रव्य विकल्प विज्ञानी ये अध्याय हमारा है। तो यहाँ पे विरेचन द्रव्यों के बारे में, उसके योग के बारे में बताया गया है। ठीक है, शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा विरेचन द्रव्य विकल्प विज्ञानी है। सबसे पहले क्या कह रहे हैं ये कि विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ कौन से वाले प्लांट के कौन से पार्ट हैं। तो क्या कह रहे हैं, अरुणाभम त्रिवृत का क्या श्रेष्ठ है, मूलम श्रेष्ठम। ठीक है, इसका मूल जो है वो श्रेष्ठ है। और क्या कह रहे हैं, तिलवक की त्वचा श्रेष्ठ है। यही सेम हम आज इसमें पढ़ के आए हैं पारिक में। फलेश्व हरित की, फल में हरित की श्रेष्ठ है। तेल में एरंड तेल का को श्रेष्ठ कहा है। स्वरस में कारवेल्लक को श्रेष्ठ कहा है। और सुधा यानी कि स्नुही को पेय में, क्षीर में श्रेष्ठ जो है कहा है। तो ये जो है सारे द्रव्य कौन से द्रव्य थे, ये प्रधान द्रव्य जो विरेचन के हैं उनका संग्रह यहाँ पे किया है। कोटेशन नंबर 3 और 4 में इंपॉर्टेंट है ये, इनको याद कर लेंगे। आगे आते हैं, अब ये विरेचक औषधियों के बारे में बोलेंगे। देखो क्या क्या लिखा है, विरेचन द्रव्य रसानुपीतम मूलम महत्यावृतम। ठीक है, विरेचक औषधियों के स्वरस से ही भावित, ठीक है, कृमि विषादी दोषों से रहित जो हमारा निशोध का मूल है उसको लिया हमने। चतुर्थांश उसमें सैंधव मिलाया, सौंठ मिलाया। ठीक है, लिखा है ऊपर सैंधव नागरे आढ़े, आढ़े अम्ले, अम्ल रस उसमें मिलाया। और फिर हम उसको किसमें देंगे, वात रोगी को देंगे। ठीक है, किसको दे रहे हैं, वातज कंडीशन में दे रहे हैं। तो पहला जो श्लोक है वो किसमें, मारुत रोगों के लिए है। सेकंड श्लोक में कह रहे हैं इक्षु विकार और मधु के साथ देंगे हम किसमें, पैक्टिक गदा में, पित्तज व्याधि में। और क्या क्या दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, क्षीर से युक्त करके हम इसी योग को दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो है कफज विकार के लिए कैसे कह रहे हैं, गुडुचि के साथ दो, अरिष्ट यानी कि निम्ब के साथ दो, त्रिपला के साथ दो, और व्योश के साथ दो, और साथ में मूत्र ऐड कर लो। व्योश क्या है हमारा, त्रिकटु है, शुंठी मरीच पिपली, और मूत्र के साथ देके कफज व्याधियों में जो है हम दे सकते हैं। मूत्र कैसा होता है, तीक्ष्ण होता है, कफ का नाश करेगा वो। रुक्ष तीक्ष्ण होता है गौमूत्र। तो यहाँ पे ये सब चीजें कही हैं। कफ रोग में कैसे देंगे, निशोथ का चूर्ण, गिलोय, नीम, त्रिपला, हमारा त्रिकटु और गौमूत्र के साथ इसको दिया है। आगे से दोबारा यहाँ पे कफज रोगों में कह रहे हैं त्रिजात के साथ मिक्स करके, त्रिउष्ण और त्रिजात जो है ये डाल के पुराने गुड़ के साथ उसको लेहन के लिए दे दो। ठीक है, लिहियाद लिहियादन, ठीक है, लेहन के लिए, इसको चाटने के लिए जो है दे दो। इसी तरह से ये सारे आगे योग बताए हैं, हम एक एक बार पढ़ने की इनको जरूरत है, बहुत ज्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं, निशोध का स्वरस एक प्रस्थ हमने लिया, प्रस्थि तन्मूल रसस्य, इसको क्या करेंगे हम, तन मूल कल्कम कुड़ प्रमाण, उसी के कल्क से कितना कल्क लेंगे, एक कुड़ प्रमाण में। एक प्रस्थ हमारे कितना हो गया, 16 पल हो गया। ठीक है, वो हमने स्वरस लिया था। और जो हमारा कल्क है वो कितना है, 4 पल हमने कल्क लिया। अब उसमें हम क्या एड ऑन करेंगे, सैंधव और नागर। ठीक है, सैंधव नमक और सौंठ मिला दिया एक एक कर इसमें। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, अब इसको गाढ़ा कर लेंगे। गाढ़ा करने के बाद इस कल्क का एक भाग लेंगे, आधा भाग सौंठ, और इस तरह से ये योग अलग अलग बता रखे हैं, सेंधा नमक गौमूत्र मिला के फिर से इसको पिला दो। कौन सी कंडीशन में, कफज रोगों में हम क्या कर रहे हैं, ये इसको हम दे रहे हैं अपने ही कल्क और वात से प्रक्षेपित करके, सौंठ का चूर्ण मिलाकर जो है हम इसको दे रहे हैं त्रिपल को। तो इसी तरह से आगे ये अलग अलग से योग बता रखे हैं। किसी में हमें गौमूत्र के अनुपान से दे दो, फिर आगे गोली बनाकर इसको दे दिया है। ठीक है, इसी तरह से क्या क्या सुगंधी के लिए इसको इसमें क्या मिला रहे हैं हम, तेजपत्र, दालचीनी और छोटी इलायची मिला रहे हैं। मैक्सिमम जगह पे आप देखेंगे कि हम त्रिजात को मिला रहे हैं। क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि हमें विरेचन द्रव्य कैसा होता है, डाइजेस्ट कराना होता है ना, पाक जो है इसका बॉडी में होता है, उसके बाद ही वो असर करता है। वमन द्रव्य बिना पाक के असर करता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे मिला रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी सुगंधार्थ हमने ये त्रिजात को मिलाया है। ठीक, यहाँ पे क्या बना दिया, इसका मोदक बना दिया है। ठीक है, बहुत कुछ इसमें याद करने वाला नहीं है, एक बार बस गो थ्रू करने वाला है। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप इसको रीड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख सकते हैं। पंचकर्म पंचकर्म करने के लिए या फिर विरेचन अगर करवाना है तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये यूष बना रहे हैं, इसी का ही क्या कर रहे हैं, विरेचनिक द्रव्यों के स्वरस या क्वाथ से, क्वाथ में क्या कर रहे हैं, मूंगों को भावित कर लिया। ठीक है, उसको सोक कर लिया, उसके बाद उसका यूष बनाया, कैसे, सैंधव नमक और घृत डालकर।
अब उसको विरेचन के लिए सेवन करेंगे। ठीक है, इजी वे में खाने को हो गया, सीधा यूज ही उसको देंगे खाने के लिए। ठीक इसी तरह से बाकी दालों को भी कर सकते हैं, जैसे मुद्गू को किया। ठीक उसके आगे देखो यहाँ पे क्या बना रहे हैं ये सोंठ के बीज सोंठ को क्या किया उसने, कट किया दो पार्ट्स में। अब इसको क्या किया, इस पे जो हमारा विरेचन द्रव्य है उसके गल का लेप करके डोरी से बांधकर फुटपाक विधि से उसको पका लिया और ठंडा होने पे पित्त रोगी को चूसने को दिया। ठीक है, ऐसे ही हमारे आगे और भी योग हैं, शहद घृत के साथ दे रहे हैं दाहज और शांति के लिए। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलाया है, शर्करा, जंगली अजवाइन है, अजगंधा इसको कहते हैं, त्वक क्षीरी है, विदारी है और त्रिवृत है। ठीक है, इसमें भी लेहन करेंगे मधुघृत के साथ। अब आगे आते हैं, यहाँ पे हमारा श्रेष्ठतम विरेचन, श्रेष्ठतम कहा है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको देखेंगे क्या है ये। निशोथ है हमारा, इसमें त्रिवृत है और क्या है, श्यामा है। श्यामा क्या है, विधारा है। क्षार जो है ये क्षार को हम लेते हैं, शुंठी पिपली है और मधु के साथ जो है इसका सेवन कराना है। ठीक है, इन सबका चूर्ण करके इसका मधु के साथ सेवन कराना है। किसमें इसको श्रेष्ठ कहा है, सर्व श्लेष्म विकाराणाम श्रेष्ठमेतद विरेचनम। सारे श्लेष्म विकारों में इसको क्या कहा है, श्रेष्ठ विरेचक कहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा निशोथ वाला पार्ट। आगे आगे चलेंगे तो और भी इन्होंने योग बता रखे हैं और अलग अलग फॉर्म में जो है योग बता रखे हैं। कफ जिनका बड़ा है, जो सुकुमार है, उनको विरेचक लेह दे दो। ठीक है, कैसे बनाया है इन्होंने बताया है, इसमें त्रिजात इसमें भी मिलाया हुआ है देखो। ठीक, इसमें क्या क्या रहा है, हरड़ है, काश्मीरी है, आंवला, अनारदाना, इनको सम प्रमाण में लेकर एरंड तेल के साथ खट्टे फल के रसों में पकाया। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या किया हमने, निशोथ का चूर्ण भी डाला है, त्रिजात डाला है और जिनका कफ जिनका बड़ा हुआ है सुकुमार व्यक्तियों में, इसको सुकुमारेर विरेचनम विरेचन के लिए दे दिया। इसके आगे क्या कह रहे हैं, नीली तुल्यम त्वग एलम च। ठीक है, नीली और उसके बराबर ही त्वक और एला जो है हमने लिया, इसको सम प्रमाण में लिया, इसके बराबर ही हमने शर्करा मिलाया, निशोथ का चूर्ण मिलाया यानी कि त्रिवृत मिलाया, शहद और अम्ल फलों के रस के अनुपान के साथ इसको सेवन करने के लिए दे दिया। तो ये क्या कर रहा है, ये संतर्पण कर रहा है, ये संतर्पण कर रहा है। ठीक है, सन्निपातिक दोषों को नष्ट करता है और क्या कर रहा है, संतर्पण कर रहा है। ये भी एक फॉर्मुलेशन है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, देखो ये सब कुछ एक बार रीड करने वाला है। हम क्या क्या बना रहे हैं, क्षार मूत्र आसवों की बनाने की विधि। ठीक है, आसव भी हम सिद्ध कर रहे हैं, उनको रख रहे हैं किस ऋतु में, शीत ऋतु में 1 मास तक, उष्ण ऋतु में 1 पक्ष तक जो है हम इन आसव को रख रहे हैं। कांच पात्र या चीनी मिट्टी के पात्र में इसको संस्कारित करके रख रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं, आगे क्या बता रखा है, सूरा निर्माण भी ऐसे ही इन्होंने सूरा निर्माण का भी एक पार्ट बताया है, किरण में एक भाग मिलाया है इसमें। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट योग बताए हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है, चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं इसलिए हम इसको बार बार नहीं देखेंगे। आगे देखो इस तरह से तुशंभु सौवीरक बनाने की भी इन्होंने विधि बता दी है। ठीक है, कैसे बना रहे हैं एक बार रीड कर लेते हैं। सौवीर संधान में कहे हुए जो पीछे हमने किया है, त्रिवृत से शारंगष्ट्रा तक द्रव्य हमने ले लिए। ठीक है, उनके 2 भाग बनाकर एक भाग को हमने क्या किया, काट कर सतुष यवों के साथ संयुक्त कर दिया और उसको क्या किया, पात्र में रखकर मेढा श्रृंगी को हाथ में डाल दिया। ठीक है, जब वो पक जाएगा तो इन यवों को क्या करेंगे, हम उनको औषधि चूर्णों से अलग कर लेंगे और अच्छे से उसको कूट लेंगे। बाकी जो बचे हुए आधे औषध चूर्ण है उसके साथ मिलाकर इसको क्या करेंगे, फिर से इसको एक कलश में भर लेंगे। ठीक है, और जौ की जो उबला हुआ क्वाथ रहेगा उसको उसमें डालकर क्या करेंगे, बंद कर देंगे और धान्य राशि में रख देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अम्लरस उत्पन्न हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं, तुषोदक कहते हैं। तो सौवीर और तुशांबु बनाने की ये विधि है और कितना टाइम इसमें लगता है, 6 से 7 रात्रि भर हम संधान करके रखते हैं, उसके बाद ये पीने योग्य हो जाता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, आसवरिष्ट की तरह मास भर इसको रखने की जरूरत नहीं। तो ये तुशांबु सौवीरक ये जल्दी जो है बन जाने वाला फॉर्मुलेशन है। ठीक, आगे देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, दंती द्रवंती की जड़ ली, पिपली का चूर्ण लिया, शहद से लिप्त किया, मिट्टी और कुशा से लपेटा। अब इसको हम पुटपाक विधि से इसका स्वेदन करेंगे। इसके बाद फिर इसमें त्रिवृत की तरह श्लेष्म और पित्त रोगियों में इसका सेवन करेंगे। तो दंती द्रवंती की फॉर्मुलेशन है, यूज कैसे करना है, जैसे हमने त्रिवृत को यूज किया और कौन सी कंडीशन में यूज करेंगे, जैसे हम श्लेष्मा और पित्त के रोगियों में यूज करेंगे। कौन सी कंडीशन में यूज करेंगे, श्लेष्मा और पित्त के रोगियों में यूज करेंगे, जैसे त्रिवृत को यूज किया। ठीक, पुटपाक विधि से हम इसको
स्वेदन करके सुखा लेंगे। ठीक है, ये रहा दंती और द्रवंती का विधान। इसी तरह से बाकी चीजों के भी बता रखे हैं यहाँ पे। आ, ग्रहणी पांडु रोग और अर्श कुष्ठ, इनके लिए एक योग बताया है। इसमें क्या कह रहे हैं, पुराना गुड़ 8 पल हमने लिया, हरड़ हमने लिया है 20 नग इसके लिए है, 20 हरड़ लिए, दंती लिया, चित्रक लिया 1-1 पल, पिपली निशोथ 1-1 कर्श लिया। अब इनको क्या किया, कूट लिया। ठीक है, खांड को कूट के गुड़ में मिलाकर बराबर प्रमाण में क्या बनाया हमने, मोदक बनाया। ठीक है, अब इस मोदक को, एक एक मोदक को अगर प्रतिदिन खाएंगे तो 10वें दिन खावे, और ऊपर से क्या करना है, गरम जल पी लेना है। ठीक, 10 दिन तक उसको खाना है एक एक करके, और ऊपर से गरम जल पीना है। तो ये मोदक क्या करता है, बात बात आतप आदि के परहेज के बिना ही इसको हम सेवन कर सकते हैं। मतलब डेली जो है हम इसको सेवन कर सकते हैं बिना किसी स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो किए। तो किसका नाशक है ये, दोषों का नाशक है, संग्रहणी पांडुरोग और कुष्ठ को नष्ट करने वाला ये मोदक है। क्या क्या इसमें था, गुड़ था, हरितकी थी, दंती था, चित्रक था, पिपली निषोध। ठीक, ये सब चीजें इसमें मिली है, और साथ में गुड़ है, उसको मिलाकर हमने क्या बना लिया है, मोदक जो है बना लिया है। इसी तरह और भी यहाँ पे योग हैं, बस्ती के विकार, तृषा, ज्वर, वमन, शरीर की दुर्बलता, पांडुरोग, भ्रम, है ना, इन सबको नष्ट करने वाला एक लड्डू इन्होंने बनाया है, पेड़ा इन्होंने बनाया है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे भी कह रहे हैं शीत वात आतपवादी से परहेज करने की जरूरत नहीं है, कुछ फॉलो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और ये योग भी कैसा है, विषनाशक है, विरेचक है। ठीक, तो इन चीजों को आपने ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार आप रीड कर सकते हो इन सबको। आगे आते हैं, अब हमारा इंपॉर्टेंट वाला ये पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है। अब इससे पहले हमने किसकी बात की, विरेचनीय द्रव्यों की, त्वक की बात की। अब जो है यहाँ पे फल की बात कर रहे हैं, तो फलों में हमने श्रेष्ठ किसको कहा, हरितकी को श्रेष्ठ कहा है। तो हरितकी कैसी होती है, निर्दोष होती है। उसको उसकी कैसी लेनी है, हमें निर्दोष हरितकी लेनी है, और अस्थि रहित उसका जो फल मज्जा है वो हमने निकाल देना है। ठीक है, उसको लेकर त्रिवृत की विधि के अनुसार ही उसको यूज करना है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस ये बोला कि उसका जो अस्थि है उसको निकालकर आप त्रिवृत की तरह उसको यूज कर लो। कैसा है ये, इसका फलश्रुति पूछा जाता है, रसायनम परम। ठीक है, रसायन है, और कैसी मेद्य है, ये हरितकी कैसी है, मेद्य है, इससे विवेचन कराएंगे तो ये मेद्य है। और दुष्ट अंतर व्रण विशोधन, ठीक है, दुष्ट व्रण और अंतर व्रण जो है उनकी शुद्धि के लिए ये यूज होती है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अभी तक हमारा जो स्टार्टिंग वाला श्लोक था वो इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पे ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। हरितकी के लिए क्या लिखा है, इसको यूज कैसे करना है, त्रिवृत विधान। ठीक है, सारी व्याधियों में कैसे त्रिवृत की तरह यूज करना है, और क्या कहा है इसे, रसायन परम है, ये रसायनम परम, मेद्य है, दुष्ट अंतर्वर्ण विशोधन इसको कहा गया है। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे योग यहाँ पे दिए हैं। आगे देखो, संतर्पण कृत रोगों में और किसमें, वातानुलोमिनी, वृश्य, इंद्रिय प्रसादनी इसको कहा है। कैसे, हरट का चूर्ण जो है सूंठ या गुड़ के साथ या फिर सेंधक के साथ। तो 3 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, या तो सूंठ के साथ यूज कर लो, या तो गुड़ के साथ यूज कर लो, या तो सेंधक लवण के साथ यूज कर लो। तो ये क्या करेगा, अग्नि को दीप्त करेगा। ठीक है, अग्नि दीप्त हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा, वात अनुलोमन होगा, वृश्य गुण वाली ये हरितकी हमारी हो जाएगी। हरितकी का चूर्ण यहाँ पे लिए है, इंद्रिय प्रसादन ये करेगा, और संतर्पण की जो व्याधियां हैं, संतर्पण से उत्पन्न जो व्याधियां हैं उनको ये हरितकी नष्ट कर देगी। ठीक, अब इसके आगे बाकी फ्रूट्स के बारे में भी बता रखा है। आंवला कैसा है, आंवला है हमारा शीत होता है, रुक्ष होता है, पित्त मेद कफ का नाशक होता है। ठीक है, और विभीतक कैसा होता है, विभीतक ना ज्यादा उष्ण होता है ना ज्यादा ठंडा होता है, तो उसको अनुष्ण कहा है, विभीतकम अनुष्णंतु। ठीक है, उसको अनुष्ण कहा है, और ये क्या करता है, कफ और पित्त को नष्ट करता है। ठीक, आंवला साथ में मेद को भी नष्ट कर रहा है, बहेड़े के लिए क्या लिखा है, कफ और पित्त को ही नष्ट करने वाला है। और जब इन तीनों को हम मिला देते हैं, हमारा तिफला जो बन जाता है, हरड़ विभीतक आम्लक वाला, ये कैसा हो जाता है, अम्ल, कषाय, तिक्त, मधुर रस वाला ये हो जाता है। कैसा हो जाता है, अम्ल, कषाय, तिक्त और मधुर रस वाला हो जाता है। और ये त्रिफला किसके साथ, घी के साथ मिलाकर नित्य सेवन करने से कैसा होता है, सर्व रोगों को नष्ट करने वाला और आयु का संस्थापक होता है। क्या लिखा है, त्रिफला सर्वरोगघ्नि, 71 नंबर कोटेशन पे क्या लिखा है, त्रिफला सर्वरोगघ्नि त्रिभाग घृत मूर्छिता वयसः स्थापनम। ठीक है, क्या लिखा है, वयसः स्थापनम इसको कहा है। क्या कहा है, वयसः स्थापनम, त्रिफला को कहा है घृत के साथ देने पे। तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहता है, देखा ही है हम लोगों ने।
ठीक। अब यही बात कह रहे हैं, सर्व प्रकार के विरेचन फलों का उपयोग हरड़ की तरह ही बाकी हमने करना है। अब बात कर रहे हैं अमलतास की। तो अमलतास को कैसे कैसे यूज करना है, उसका हमने लिया पका हुआ फल, जो लंबी सी इसकी फली रहती है वो हमने लिया। 7 दिन तक उसको किस में रखा, बालू के रेत में गाड़ कर रख लिया। ठीक है, फिर वो नरम हो जाएगा तो उसको धूप में सुखा लिया और उसके अंदर की जो गिरी है उसको निकाल लिया। ठीक है, अब उसको क्या किया, या तो पानी में उबाल लिया या फिर जो है तिल की जो जैसे तिल पीसते हैं उस तरह से उसका पीस कर तेल निकालिए। तो 2 विधियां हैं, कैसे भी निकाल लो। ठीक है, अब इस तेल का यूज हम कब कब यूज कर रहे हैं, 12 वर्ष तक के बच्चों में इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, सुकुमारों में यूज करते हैं इसे। तो इसको किस में यूज कर रहे हैं, बाला नाम याद वर्षाणी द्वादश। ठीक है, बच्चों में यूज कर रहे हैं, कितने साल तक के, 12 वर्ष तक के बच्चों में इसको यूज कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा अमलतास। नेक्स्ट जो हमारा फ्रूट आता है वो आता है एरंड। ठीक है, एरंड का भी बीज यूज होता है। तो एरंड तेल किसके लिए यूज होता है, इसको इसमें क्या क्या मिलाना है, कुष्ठ त्रिकटु के साथ मिलाकर चाटने के लिए दे दो। ठीक है, या फिर हम क्या पीछे से क्या कर सकते हैं, इसके बाद चाटा, इसके बाद इसको उष्ण जल पीछे से पिला दो अनुपान की तरह। तो ये भी अच्छा रेचन करता है। इसके अलावा एरंड तेल को कैसे यूज करते हैं, जो कॉमनली प्रैक्टिस जिसका योग है, एरंड तेल लेते हैं उसको या तो त्रिफला को हाथ में देते हैं या तो दूध के साथ या मासस के साथ देते हैं। तो दूध के साथ इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है पेशेंट्स में। कौन से पेशेंट्स में, जो बालक हैं, वृद्ध हैं, क्षत क्षीण वाले हैं, ठीक है, सुकुमार प्रकृति वाले हैं। तो काफी अच्छा रिजल्ट है इसका, जहां पे भी स्टूल जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है तो एरंड से उसका विरेचन करवा के उसकी कोष्ठ शुद्धि कर ली जाती है। ये ओपीडी बेसिस पे भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास स्नूहिक क्षीर की अब बात हो रही है। ठीक है, स्नूहिक क्षीर के लिए देखो क्या लिखा है, विरेचना नाम तीक्ष्णा नाम पय सौधम परमतम। ठीक है, जो तीक्ष्ण विरेचन है उसमें जो सुधा है, जो स्नूहिक क्षीर है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। हम्म, तो ये विरेचन वाले में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम विरेचक है। और क्या लिखा है, अज्ञ प्रयुक्तम तद तदहंति विषवत कर्म विभ्रमान। अगर अज्ञ ने इसको यूज किया तो कैसे ये मार देगी, कर्म में विभ्रम होने से विष की तरह ये मार देता है। और विजाता नाम प्रयुक्ता नाम महंता नाम संचय भिन्नत्याशेव दोषा नाम रोगान हंति च दुस्तरान। तो क्या कह रहा है, ज्ञानवान चिकित्सक ने अगर इसको प्रयुक्त किया तो स्नूही दूध क्या करेगा, बड़े बड़े दोषों के संचय को भी शीघ्र ही भेदन करके निकाल देगा। तो ये स्नूही की श्रेष्ठता जो है लिखी है। एक तो ये कहा कि विरेचन जो पय है उसमें तीक्ष्ण पय में ये सुधा क्षीर जो है वो श्रेष्ठ है। अगर अज्ञ ने प्रयुक्त किया तो कैसे विष की तरह मार देगा, और अगर किसी विज्ञानवान ने प्रयुक्त किया तो कैसा होगा, जो महान दोष जिनका संचय हो रखा है उनको क्या करेगा, वो जल्दी ही निकाल देगा, भेदन करके उनको निकाल देगा। कि इसी तरह बहुत सारे योग आगे बता रखे हैं स्नूही के, तो इसको आप देख सकते हैं। अब हम बिल्कुल लास्ट पे आ गए हैं, तो लास्ट में इसके बाद चैप्टर ये खत्म होता है। ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं था, बट हाँ फॉर्मुलेशन इंपॉर्टेंट है, वो ओपीडी पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ ही पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको देखने हैं। अब यहाँ पे कल्पनाओं की बात की है, क्षीर रस, रस से स्वरस यहाँ पे लेंगे, कल्कमथो कषायः शीत शीतश्च तथैव फांटम। इसके लिए क्या कहा, षडेते खलु भैषजना यथोत्तर ते लघु प्रतिष्ठा। कि यथोत्तर, कि यथोत्तर जो है वो कैसी है, लघु है। तो यानी कि क्षीर कैसी हो गई, सबसे गुरु हो गई, और फांट कैसी हो गई, सबसे लघु कल्पना हो गई। तो 6 कल्पना जो यहाँ बताई है वो आचार्य सुश्रुत की पूछी जाती है। कल्पना कितने बताई है, आचार्य चरक ने कितनी बताई है, 5 बताई है। कौन से चैप्टर में बताई है, चरक सूत्र 4 में बताई है। ठीक है, वहां पे कितनी कल्पना बताई हैं, 5 बताई हैं। तो आचार्य सुश्रुत की भी पूछी जाती है, कितनी कल्पना है, 6 है। वो यहाँ पे इस चैप्टर में, विरेचन वाले चैप्टर में बताई हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो क्षीर है, रस है, कल्क है, कषाय है, श्रित है, शीत है और फांट है। क्षीर को क्या कहा है, सबसे गुरु कल्पना कहा है, और फांट को सबसे लाइट जो है, हल्की कल्पना कहा है। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। एक बार क्विक रिकैप करते हैं। बहुत कुछ इस चैप्टर में नहीं था पढ़ने वाला, बट ठीक है, एक बार इसको गो थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो इसको गो थ्रू कर लीजिए। सबसे पहले हमने देखा कि श्रेष्ठ क्या क्या हमारे विरेचन द्रव्यों में है। तो त्रिवृत का मूल श्रेष्ठ है, तिलवक की त्वचा श्रेष्ठ है, फल में हरित की श्रेष्ठ है, तेल में एरंड श्रेष्ठ है, सरस कारवेलिका का श्रेष्ठ है, और क्षीर किसका श्रेष्ठ है, सुधा या स्नूही का श्रेष्ठ है। ठीक है, उसके बाद जो है हमने क्या देखा, हमने देखा
हरितकी के बारे में। ठीक, इसके बीच में एक श्रेष्ठतम विरेचन किसको कहा, जो सर्वश्लेषण विकारों में यूज हो रहा था। त्रिवृत था, उसमें श्यामा था, क्षार, शुंठी, पिपली और क्या था, मधु के साथ इसको हम दे रहे थे। ठीक, उसके बाद हमारा जो कॉन्टेक्स्ट था दंती द्रवंती के लिए था, उसको भी ऐसे ही यूज करना है, पिपली चूर्ण और शहद से लिप्त करके। ठीक है, उसको पुटपाक विधि से स्वेदन करना है, और उसके बाद त्रिवृत की तरह उसको श्लेष्म और पित्त रोगियों में हमने यूज किया। उसके बाद आया था हरितकी के बारे में। हरितकी के बारे में रेफरेंस आता है, कैसा है ये, रसायनम परम मेध्यम दुष्टांतरवरण विशोधनम, इसको कहा गया है। ठीक है, और उसके बाद इसको एक अच्छी सी फॉर्मुलेशन है, हरड़ को या तो सूंठ के साथ दे दो, हरड़ को या तो गुड़ के साथ दे दो, हरड़ को या तो सेंधव के साथ दे दो, तीनों ही चीजें इजीली अवेलेबल है। ठीक है, ये कैसा होता है, ये है हमारा वातानुलोमक है, अग्नि को बढ़ाएगा, वृक्ष है और इंद्रियों का प्रसादन करेगा, और संतर्पण रोगों में ये बहुत अच्छा काम करने वाला है। ठीक, उसके बाद त्रिफला की बात की, अलग अलग से आम्लकी को देखा हमने, विभीतक को देखा। आम्लकी को क्या कहा, अम्ल है, रुक्ष है, पित्त मेद कफ में कफ का ये नाश करने वाला है, और विभीतक कैसा है, कफ पित्त निर्वहन है। त्रिफला जो टोटल आ जाता है हरितकी को मिला के, वो सर्व रोग घन है। ठीक है, सर्वरोग घन उसको कहा है, और क्या कहा है, त्रिभाग घृत मूर्छिता, उसको घृत से मिलाकर देने से कैसा होता है वो, वैस स्थापनम उसको कहा है, कैसा होता है, वैस स्थापनम, 3 गुना घृत इसमें देना है। कितना हमने लिया, त्रिफला लिया, और साथ में उसमें घी कितना लिया, प्लस 3 टाइम्स घृत जो है इसको लिया, तो ये हमारा क्या हो जाता है, वैस स्थापनम इसको कहा है। ठीक है, इसके आगे फिर हमने बात की अमलतास की। अमलतास को 7 दिन तक किसमें रखा, बालू में रखा। ठीक है, उसके बाद उसको सुखाया, उसकी गिरी निकाली, उसका तेल निकाला, और तेल कितनी एज तक के बच्चों में यूज किया हमने, 12 ईयर्स तक के बच्चों में उसको यूज किया है, 12 ईयर तक के बच्चों में उसको यूज किया है। ठीक, उसके बाद एरंड तेल की बात किया। एरंड तेल को हम दूध के साथ, मांस के साथ या त्रिफला क्वाथ के साथ दे सकते हैं, और ये किसमें देंगे हम, सुकुमारों में दे सकते हैं, और इसके अलावा एरेंड तेल जो है वो कुष्ठ त्रिकटों के साथ मिलाकर भी चाटने के लिए दिया जा सकता है। करेक्ट। फिर हमारे पास स्नुही की बात आई। स्नुही को भी क्या कहा, वैसे तो स्नुही क्या है, विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ है, बट अज्ञ ने अगर प्रयुक्त किया तो विष की तरह है, और विज्ञानवान ने प्रयुक्त किया तो महंतम अपि संचयम भिन्नत्याशेव दोषाणाम रोगान हंति च दुस्तरान, महान रोगों को भी ये जल्दी ही खत्म करेगी। ये कौन है, हमारी हरित की है। नेक्स्ट हमारे पास षड्विध कल्पना यहाँ बताई है, क्षीर रस कल्कम अथो कषाय शीतश्च तथैव पांडम। तो क्षीर जो है सबसे गुरु कल्पना है, और पांट जो है सबसे लघु कल्पना है। ये 6 कल्पनाएं यहाँ कंप्लीट होती हैं। तो ये रहा हमारा 44th चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम 45th चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आपको सही लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, विरेचन द्रव्य विकल्प विज्ञानी अध्याय कंप्लीट होता है।